खुशामदीद। वक्त हुआ हमारे आज के हॉट इशू का। पीटीआई एहतजाज ग्रुप बंदी का नतीजा क्या होगा और पीटीआई को क्या करना चाहिए। एक ऐसे शख्स हम बात करेंगे जो पीटीआई का हिस्सा रहे हैं, वो क्या कहते हैं और किस तरह इस सूरत हाल को देखते हैं, उनसे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ने, जिनका ताल्लुक़ इस वक्त पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी से है। रोकड़ी साहब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया। आप देख रहे होंगे खबरें कि पीटीआई फिर एहतजाज की उस पर जारी है, खान साहब को रिहा करवाने की कोशिश हो रही है। ये बताइएगा, आप उस पार्टी के कल्चर को भी जानते हैं, पाकिस्तान के सियासी कल्चर को भी जानते हैं, और पाकिस्तान में जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है उसमें ऑनेस्टली अगर आप खान साहब को या उनकी पार्टी को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि एहतजाज करें और ज़ोर ज़बरदस्ती से हुकूमत के ज़रिए खान साहब को रिहा करवाएं, जो उन्होंने कहा है अचकज़ई साहब ने कि हम सीढ़ियाँ लेके आएंगे, जेल की दीवारों पे चढ़ जाएंगे और जेल की दीवारें तोड़ेंगे, तो क्या ये तरीका है? क्या तरीका है आपके ख्याल? देखिए, मैं सबसे पहली तो अजीब चीज़ है कि अचकज़ई साहब पॉलिसी दे रहे हैं कि हम जेल तोड़ देंगे, और इसमें मुज़ायका क्या है? जेल तोड़ देंगे। मुज़ायका ये है ना कि आप एक एथनिक ग्रुप को अपने पार्टी के जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो से हट के आप किसी और तरफ ले गए, ठीक है। यानी आपने ओनरशिप पार्टी की वो दे दी किसी और मकाम के ऊपर। ये एक अलग चीज़ है, इसके ऊपर एक बहस हो सकती है। ठीक है। 3 साल पहले, 3.25 साल पहले, अब हम जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद का टाइम जब बनी गाला के अंदर से ये चीज़ें शुरू होती हैं, जल से जो चल रहे थे, हम उस वक्त ये भांप गए थे या ऐसी सिचुएशन में आ गए कि हमें समझ लग गई कि ये ऐसा रास्ता एडॉप्ट करने वाले हैं जो कि पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव मूवमेंट से हट के ये एक रेडिकल मूवमेंट की शक्ल उसको देने लगे हैं, जो एक चीज़ नई नहीं थी हमारे पाकिस्तान में। पहले तो सिर्फ ये होता था कि आपने एक प्रेशर डेवलप किया, आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन फिजिकली एक रेडिकल मूवमेंट की तरफ जब हमने इनको ट्रांसफॉर्म होते देखा तो हम उस वक्त भी हमारा ये था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद रेडिकल मूवमेंट हम कहेंगे ना इसको, ये सियासी नहीं है। ये सियासी पार्टी उस दिन खत्म हो गई जिस दिन इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अपोजिशन में बैठने से इनकार करते हुए रोडों के ऊपर आकर एक ऐसा बयानिया तरतीब देना शुरू किया जिस बयानिए की बुनियाद सिवाय नफरत के, डिवीजन के और फिजिकली जो असॉल्ट्स हैं या एक फिजिकल टेक ओवर करने का, वो एक बयानिया इन्होंने देना शुरू किया और इन्होंने इन पे इंस्पायर किया, इन्होंने इस पे इंसाइट किया, और इस सारे के सारे का जिम्मा जिस शख्स को जाता है वो वही है जो इस वक्त जेल में, जिसको कहते हैं हम इस वक्त जेल तोड़ के इसको बाहर लाएंगे। अब जब ये तमाम मूवमेंट को ये डेवलप कर रहे थे तो वो टाइम था कि इनके आसपास वो लोग जो पॉलिटिक्स के लिए या पॉलिटिकल लोग थे वो इस चीज को रोकते। आपने बात की ग्रुप्स की, वो जो लोग थे जो मैटर करते थे वो कुछ अरसे में साइड लाइन होते गए क्योंकि वो पॉलिटिक्स करने आए थे, हम लोग सियासत करने आए थे। अब नए लोगों ने एक जगह ली, कमजोर करैक्टर्स ने, वकला को बहुत ज्यादा एक मजबूत इन्होंने पैनल बनाया, वकीलों को अदालतों के अंदर लेके गए। अब वोटर के और पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान जिन लोगों ने अपने वोटर को या अपनी तंजीम को कंट्रोल करना होता था, लिंक बनना था जो लिंक बनना था, वो हुआ ये कि वो लिंक टूट गया और वो तमाम लोग जो तंजीम के लोग थे जिन्होंने ये पार्टी खड़ी की थी वो साइड पे हो गए, साइड पे कर दिए, खुद साइड पे इसने कर दिए, और अब एक वैक्यूम डेवलप हुआ और नए चेहरे इसके अंदर इंडक्ट होना शुरू हुए। इलेक्शन क्योंकि फिर टिकट लेना होता है, हमारा एक कल्चर है कि टिकट लेके हमने एमएनए बनना है, तो वो नए चेहरे जो आए वो ना पार्टी को संभाल सके ना अपने वोटर को संभाल सके। इलेक्शन में इन्होंने सीट्स ली, लेकिन जिन लोगों को ये इलेक्शन में सीटें लेके आए, आज तक आप उन खास चेहरों को किसी नेगेटिव पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा बनते हुए नहीं देखेंगे। अब उस वजह से इनके अंदर शदीद एक डिवीजन और मजीद ग्रुप्स। ये नेगेटिव जो आप कह रहे हैं ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो समझते हैं कि यही सियासत है और ये हक और सच की सियासत है। नहीं, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, हक को बातिल की सियासत, और यहां पर जाके उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पूरी चीज का। हक और बातिल की डेफिनेशन के अंदर, हक और बातिल की डेफिनेशन के अंदर वो यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने आप तब तमाम को जो इस चीज को नहीं मानते उन्होंंने कहा ये बातिल पे है, और ये एक रिलीजियस टर्म। लेकिन उनके फॉलोअर्स तो इस बात को मानते हैं
उनके फॉलोअर्स को हम ये कहेंगे कि एक कल्ट की सूरत इख्तियार करके उन्होंने दे दी, और उन्होंने इस लेवल पे ले गए कि बदबख्ती के उन्होंने भी ये समझना शुरू कर दिया कि ये हक पे है और इसके मुकाबले में जो भी है, चाहे इसको जो कहे कि ये गलत काम है नहीं करना चाहिए, वो बातिल पे है। अब बातिल और हक के दरमियान इन्होंने आवाज नहीं उठाई, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इन्होंने आवाज उठाई, हक और बातिल डिक्लेयर करने के बाद इन्होंने तलवार उठाई है, इन्होंने फिजिकल वायलेंस किया है, इन्होंने इंसाइट किया, इन्होंने मरने मारने की तरगीब दी। नहीं तो फिर रियासत ने भी तो जवाब उसी तरह दिया ना। रियासत ने बहुत नरमी बरती, ये नरमी है भी, नरमी बरती रियासत ने, ये एक शोर तो बहुत ज्यादा है, रियासत ने बहुत नरमी बरती क्योंकि रियासत ऑलरेडी डैमेज हो चुकी थी। आप उस डैमेज से रिकवर कर रहे हैं और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आमतुन्नास का नुकसान ना हो। रियासत ने नरमी। अच्छा, आप आमद-उन-नास के नुकसान की बात करें, 13वां साल है हुकूमत को केपी में पीटीआई की, और आपने कहा वो रेडिकल रास्ते पे चले गए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पुराना चेहरा अली मीन गंडापुर, उन्हीं को उन्होंने वज़ीर आला बनाया, फिर सुहेल अफरीदी। सियासत में तो वो पहले से पुराना चेहरा ही है ना, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से यहाँ पे आए हैं, तरक्की की है और वज़ीर आला बन गए हैं। आप नहीं समझते कि इस नए चेहरे के आने से नई सोच पार्टी में आएगी, नई पॉलिसी आएगी, नई स्ट्रेटजी आएगी? देखिए, आप जब किसी बंदे को चुनते हैं तो उसके मिजाज और उसको अपने अगले डिजाइन्स को देखकर चुनते हैं। केपी के अंदर इनके पास बड़ी अच्छी पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव लीडरशिप मौजूद थी, जो केपी को इस वक्त ज़रूरत ये नहीं है कि केपी निकले और वफाक पे हमला कर दे, या केपी निकल कर को ऐसी मूवमेंट चलाए जिससे मुल्क को नुकसान हो। तो क्या उनके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इनको, सुहेल अफरीदी साहब को चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बनाने के? उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव था एक रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट विंग को लेकर ये नौजवान निकलेगा जिसमें आईएसएफ के लड़के होंगे, फिर ट्राइबल्स को मोटिवेट करेंगे, ट्राइबल कार्ड बेचा जाएगा। और इसका मकसद ये नहीं था कि उसने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को या टेररिज्म को या एजुकेशन को या किसी चीज में जाना है, उसको एक टारगेट है और उसको चुना एक मकसद के लिए गया, उसकी तबाह को देखते हुए। This is what they have achieved, this is what they have selected to achieve something जो इस मुल्क को नुकसान दे, इसलिए उस नौजवान को चुना गया। उनके पास तो बहुत अच्छे चेहरे मौजूद थे केपी के अंदर जो डिजर्व भी ज्यादा करते थे, लेकिन वो अच्छे चेहरे पिछले 13 साल इख्तियार में बारी बारी रहे हैं ना, और वो कुछ डिलीवर नहीं कर सके। नहीं 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 नहीं, इन्होंने अच्छे चेहरों को रखा है। मसलन कौन से? आतिफ खान जो है अच्छा चेहरा है, वजीर थे। नहीं, आपने उसको देखा कि वजारत से कैसे हटाया उसको? जो भी है उन्होंने किया, डिलीवर क्या किया? नहीं, डिलीवर आतिफ डिलीवर करने वाला था। आतिफ प्रोग्रेसिव आदमी है। शहराम तरकई ये लोग डिलीवर करने वाले वजीर थे, वो भी नहीं थे, लेकिन उनको हटा दिया गया। आप जरा पूरा प्रोसेस देखेंगे ना 2018 के बाद, 2018 के बाद जो लोग काम करने वाले लोग थे 2019-20 तक उनको फारिग कर दिया गया। काम तो कुछ नहीं हुआ, काम किया नहीं ना, काम रिक्वायरमेंट थी, काम तो तब। तो मेरा मतलब नाकाम तो शहराम और आतिफ भी हुए ना। नहीं हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आतिफ कामयाब भी हुआ। आतिफ टूरिज्म के अंदर गया, बहुत कामयाब हुआ। अब एक कामयाब आदमी को आप कामयाबियां समेटने देंगे कि उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे? ये तो आतिफ की अभी भी हिम्मत है और उसका ज़र्फ है या कहें जो कुछ मर्जी है कि वो अभी भी इनके साथ खड़ा हुआ है। चेहरे इनके पास अच्छे मौजूद थे। इन्होंने इंडक्शन जो की है इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो वीक लोगों की जो पार्टी का काम करने वाले लोग थे या जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई, इन्होंने उनको सेग्रीगेट किया और फिर एलिमिनेट किया। हमने तो ये देखा है और ये हुआ है, यानी ये कोई ऐसी ढक्की छुपी चीज नहीं। अब क्योंकि पार्टी बन गई एक पॉपुलिस्ट पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से एक पॉपुलिस्ट बयानी की तरफ चली गई, तो अब वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उनके ज़हन में था कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, और वो ये बात कर ही नहीं सकते। ये 90 MNA है, मैं आपको गारंटी से कहता हूं 50 MNA इनका वो है जो कहता है कि अल्लाह का वास्ता इनको कोई ये काम ना करे। 50 तो हैं जो कहते हैं, लेकिन वो कह क्यों नहीं सकते? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा सर्वाइवल यहां पर यह है कि हम शोर करें, ऑब्जेक्ट करें इस लेवल तक कि हमें कुछ भी कबूल नहीं है, तब तो हम रह सकते हैं। अगर हमने कोई भी वो बात की कि जिसमें हम कहें कि जी आपको मुल्क के साथ मिलकर चलना चाहिए, उनको पता है ये कांटा लगेगा और उन्हें उठा के ये बाहर फेंक देंगे। ठीक है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएं कि जो अभी करना चाह रहे हैं सुहेल अफरीदी, आप रेडिकल पार्टी आपने का वो है, उसको खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बनाया ऑब्जेक्टिव के लिए, लड़ाई के लिए। अच्छा, गज़ई साहब एक एथनिक इशू पे लेके उसको चल रहे हैं इस पार्टी को, तो क्या अब आने वाले दिनों में
سسٹم کیسے رسپونڈ کرے گا جب اتنی سچویشن خطرناک چل رہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کی حکومت ہے وہاں پہ ایک صوبے میں اور وہ چڑھائی کرنا چاہتی ہے, جیل توڑنا چاہتی ہے, وفاق پہ حملہ کرنا چاہتی ہے, تو طاقت کا استعمال ہوگا تو اس سے تو نقصان ہے. ابصار صاحب, سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کریں گے جو یہ کہہ رہے ہیں. وہ تو ہم نے ماضی میں دیکھا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس پولیٹیکل ایفیلیٹڈ گروپس موجود نہیں ہیں جو اس پارٹی کے ہیں, وہ لوگ ان سے ہٹ چکے ہیں. ان کے پاس علامہ ناصر عباس ہیں, لیکن علامہ ناصر عباس یا ان کی تنظیم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, لیکن ان کی آپ تقریریں سنیں کم پیچھے بھی نہیں. اب ہم جو آتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کن لوگوں کو یہ اب انسائٹ کر کے لا سکتے ہیں. علامہ ناصر عباس کی تنظیم کے پاس بڑی دنیا ہے, وہ لڑکے موجود ہیں, لاکھوں میں نہیں ہیں, ہزاروں میں ہیں. اور یہ جو فالوئنگ ہوتی ہے اس قسم کی فالوئنگ, اس میں تو رولز ریگولیشنز نہیں ہوتے, اس میں تو اچھائی برائی کا معیار نہیں ہوتا. محمود خان اچکزئی ایک ایتھنک گروپ ہے. محمود خان اچکزئی سے اب سوال ہم تو اس کو اپنا بہت ایک اپنے اس پشتون ولی کے لحاظ سے معزز اور مشرف سمجھتے ہو کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی گران کو لے کے آئے گا اپنے کمانڈر کو فرام افغانستان. کیا یہ کوئی ایتھنک گروپس کی لڑائی ہو رہی ہے؟ کیا یہ میں نے ایک اور جو ہے, کیا یہ سوشل جسٹس کی کوئی موومنٹ ہے جس کے اوپر آپ ایسے لوگوں کو جو کہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, وہ تو نہیں کر رہے. نہ آئین کی بات ہے, نہ جمہوریت کی بات ہے, نہ کسی سوشل جسٹس کی بات ہے, صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, ہم نے اس کو باہر نکالا. تو سسٹم کیسے رسپونڈ کرے گا؟ سسٹم تیار ہے. پہلی چیز تو یہ ہے, اس ٹائم کے اندر بہت کڑے وقت جو ہیں وہ گزرے ہیں. کیا سسٹم تیار, کیا یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ تو ان کے اعلان ہے, کیا ان کے مقابلے میں سسٹم تیار ہے ان کو ڈیل کرنے کے لیے؟ 100% تیار ہے. میرا ایک اور آخری, میں یہ کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل جماعت اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اپنے آپ کو فائنلی بین کرائے گی, آپ یاد رکھیے گا. چلیے, یہ تو آپ نے ایک خبر ہی دے دی کہ آپ نے پریڈکٹ کیا آپ نے کہ بین کروائے گی. بہت شکریہ خرم حمید روکھڑی صاحب ہم سے بات کرنے کا.